फिर से जिंदा होने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था एक जिंदा सेंटीपीड को निगल जाना। जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाजा जोर से खोला, सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था और मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, उस जहरीले सेंटीपीड के मेरे अंदरूनी अंगों को चबाने की आवाज। लेकिन जब मैंने ऊपर ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख देखी, 15 जून 2026, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं उस खामोशी में जोर से हंस पड़ा। पागल हो गए हो क्या, मेंटल केस कहीं के, प्रोफेसर ने डांटते हुए कहा। और सामने बैठी लिंगवेई ने भी नफरत भरी नजरों से मुझे घूरा, जैसे किसी पागल कुत्ते को देख रही हो। मैंने अपनी नजरें लिंगवेई पर टिकाई और मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। इसी लिंगवेई ने एक ताकतवर इंसान को खुश करने के लिए अपने हाथों से मुझे जॉम्बीज की भीड़ में धकेल दिया था। मुझे अच्छी तरह पता है, दुनिया को निगल जाने वाला वो बैंगनी कोहरा अब 2 घंटे से भी कम समय में आने वाला है, और वो काला सेंटीपीड जो अभी लैब में एक बोतल में सिमटा पड़ा है, इसी बैंगनी कोहरे में बदलकर एक सफेद सेंटीपीड किंग बन जाएगा और 10 साल बाद मुझे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डालेगा। मेरी मौत उसी सेंटीपीड के मुंह में हुई थी, इसलिए दोबारा जिंदगी मिलते ही मुझे सबसे पहले उसी को खाना है। मैंने किसी की नजरों की परवाह किए बिना क्लासरूम से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, जैसे पिछली जिंदगी के उस खून से लथपथ बुरे सपने से भाग रहा हूं। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर से लैब का दरवाजा तोड़ा और उस छोटे से कीड़े को ढूंढ निकाला जो अभी अपने असली रूप में बदलने ही वाला था। वो अभी भी शीशे की बोतल में छटपटा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसका क्या भविष्य लिखा है। मैंने बोतल उठाई और बैंगनी कोहरे के आने से ठीक पहले वाले पल में उस सेंटीपीड को जिंदा निगल लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले में चाकू उतार दिया हो। उसका बदबूदार जहर मेरे पेट को अंदर से जलाने लगा। मैं जमीन पर तड़पने लगा। मेरी त्वचा फटती और फिर से जुड़ती जा रही थी। दर्द इतना था कि बयां नहीं किया जा सकता। और बाहर चीहों की आवाजें लहरों की तरह उठने लगीं। बैंगनी कोहरा आ चुका था। दुनिया का अंत शुरू हो गया था। जल्द ही सबको समझ आ जाएगा। भेड़ का मांस खाने वाला भेड़ बन जाएगा और बत्तख की गर्दन खाने वाला बत्तख बन जाएगा। और जब सब लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, मैं तो पहले ही उस आफत को अपने अंदर निगल चुका था। इस बार मैं दोबारा कटने के लिए तैयार बैठा बकरा नहीं बनूंगा। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा हो गया। मेरे कपड़े पहले ही फट चुके थे और मेरा मजबूत बदन साफ दिख रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। लंबी उंगलियां, गोरा रंग, देखने में कोई खास ताकत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, मेरी उंगलियों के बीच से 5 काली हड्डी की नोकें बाहर निकल आईं, बिल्कुल तेज तलवार की तरह, जिन पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। मेरा टैलेंट जाग चुका था। आफत का साथी, एसएसएस रैंक, यानी हर जहर से सुरक्षा, अंगों का दोबारा उगना, बाहरी त्वचा का सख्त कवच बनना और जहर पर पूरा कंट्रोल। मैं कामयाब हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठी भींची, अपने अंदर की उस खतरनाक ताकत को महसूस करते हुए, और खुद को रोक नहीं पाया। एक गहरी और डरावनी हंसी निकल पड़ी जो पूरे खाली स्कूल बिल्डिंग में गूंज उठी। तभी अचानक धड़ाम की आवाज के साथ लैब का बड़ा दरवाजा किसी तेज ताकत से टूट गया। पूरा दरवाजा कागज की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। धूल छंटते ही दरवाजे पर एक भयानक शक्ल खड़ी नजर आई। ये स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था, झांग होंग। लेकिन अब उसे इंसान कहना मुश्किल था। उसकी वर्दी उसके फूले हुए मसल्स से फट चुकी थी। उसकी त्वचा नीले भूरे रंग की हो गई थी, जिस पर काले काले फोड़े उभर आए थे। उसके सिर का आधा हिस्सा दुगना सूज गया था। एक आंख अपनी जगह से बाहर लटक रही थी और मुंह से पीला हरा लार टपक रहा था। बैंगनी कोहरे की पहली लहर में झांग होंग बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने जरूरत से ज्यादा जहरीला कोहरा अपने अंदर खींच लिया और सीधे आम जॉम्बी की स्टेज को पार करके एक म्यूटेंट में बदल गया। म्यूटेंट झांग होंग ने जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। ये ताजे मांस के लिए उसकी अंदरूनी भूख थी। समय बिल्कुल सही था। मुझे भी एक ऐसे टारगेट की जरूरत थी जिस पर मैं अपनी अभी अभी विकसित हुई इस नई ताकत को परख सकूं। म्यूटेंट झांग होंग गुस्से में दहाड़ते हुए एक बेकाबू टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसने अपना वो हाथ, जो एक बड़े पैर से भी मोटा हो चुका था, हवा में सन्नाटा भरते हुए पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारा। इस एक मुक्के में कम से कम 500 किलो की ताकत थी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैंने बस उसे हल्के में टेस्ट किया, इतनी तेजी से हटा कि हवा में एक धुंधला निशान सा रह गया। धड़ाम, म्यूटेंट झांग होंगे का मुक्का सीधे सीमेंट के फर्श पर पड़ा और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। मलबा चारों तरफ उछल गया और तब तक मैं उसके बगल में पहुंच चुका था। बहुत धीमे हो तुम, मैंने ठंडी नजरों से कहा और अपना दायां हाथ चाकू की तरह घुमाया।
उंगलियों की हड्डी वाली नोक बाहर निकली और हल्के से उसकी मोटी गर्दन पर फेर दी। ऐसा लगा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। कोई रुकावट नहीं, बस एक वार में काम तमाम। यही फर्क है एसएसएस रैंक के टैलेंट और एक आम म्यूटेंट के बीच का। मैंने जमीन पर पड़ी लाश की तरफ देखा तक नहीं, सीधे झांग होंग की बॉडी के पास गया और अपनी हड्डी की नोक से उसका सीना चीर दिया। उसके रुक चुके बैंगनी काले दिल के पास से मुझे चावल के दाने जितना एक भूरा क्रिस्टल मिला। इसे डिफरेंट वर्ल्ड क्रिस्टल कहते हैं। यही इस तबाही की दुनिया की असली करेंसी है और तरक्की का ईंधन भी। मैंने बिना सोचे उस क्रिस्टल को मुंह में डाला और मिठाई की तरह चबाकर निगल लिया। एक गर्म एहसास मेरे पेट में फैल गया और लड़ाई में खर्च हुई मेरी थोड़ी सी ताकत तुरंत वापस आ गई। लेकिन ये काफी नहीं था, ये तो बहुत कम था। मैंने ऊपर देखा, स्कूल का वो कैंपस जो अब पूरी तरह बैंगनी कोहरे से ढका हुआ था, जहां चारों तरफ से चीखें उठ रही थीं। मेरी आंखों में उस नर्क जैसे नजारे का साया था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शिकारी वाली क्रूर मुस्कान आ गई। मैंने जमीन पर पड़ी फायर सूट उठाई, झांग होंग की लाश को पार करते हुए कदम दर कदम लैब से बाहर निकल आया। दरवाजे के बाहर वो जाना पहचाना कैंपस अब एक जंग के मैदान में बदल चुका था। भागते हुए स्टूडेंट्स को पीछे से उनके ही साथी पकड़कर काट रहे थे। तकरीबन 10-12 स्टूडेंट्स का एक झुंड बिना दिशा के स्कूल बिल्डिंग की तरफ से भागते हुए आ रहा था। सब खून से लथपथ थे, किसी का हाथ कटा था, किसी के कपड़े फटे थे, हर किसी के चेहरे पर बस एक ही चीज लिखी थी, खौफ। सबसे आगे भाग रहा था बास्केटबॉल की ड्रेस पहना एक लड़का, जिसके हाथ में एक मोप स्टिक थी। वो पागलों की तरह अपने रास्ते में आने वाली लड़कियों को धक्का देकर हटा रहा था, बस इसलिए ताकि वो थोड़ा और तेज भाग सके। इस झुंड के पीछे एक बहुत बड़ा रेंगने वाला जीव आ रहा था, जो कभी स्कूल की कैंटीन वाली आंटी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़ चुके थे। वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसके पेट पर एक बड़ा सा चेहरा फट कर बाहर निकला हुआ था, जिसमें से एक लंबी जीभ भाले की तरह बाहर निकली और पलक झपकते ही सबसे पीछे भाग रहे एक मोटे लड़के को लपेट लिया। उस मोटे लड़के ने पास के एक पेड़ के तने को पकड़ा और बेबसी में उस बास्केटबॉल वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। ली हाओ नाम के उस लड़के ने पलटकर एक नजर देखी, लेकिन रुकना तो दूर, वो और तेज भागने लगा। यहां तक कि उसने अपने साथ भाग रही एक लड़की को पीछे धकेल दिया ताकि वो उस राक्षस का ध्यान भटका सके। मैं रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले, ठंडी नजरों से इस पूरे तमाशे को अपनी तरफ आते देख रहा था। ली हाओ ने रास्ता रोकने वाले मुझे देखा। इस नाजुक पल में उसने ठीक से मेरा चेहरा भी नहीं देखा, बस मुझे रास्ते का रोड़ा समझ लिया। उसने अपनी मोप स्टिक पूरी ताकत से मेरे कंधे पर मारने के लिए घुमाई ताकि वो मुझे पीछे उस राक्षस की तरफ धकेल कर बते का रास्ता बना सके, लेकिन ठीक मेरे कंधे से 3 सेंटीमीटर पहले वो स्टिक रुक गई। मैंने बस अपनी एक उंगली से उसकी पूरी ताकत से घुमाई हुई स्टिक को रोक दिया था। आसपास भाग रहे स्टूडेंट्स ये देखकर सन्न रह गए। कुछ पल के लिए तो वो पीछे आ रहे राक्षस को भी भूल गए और खुद ब खुद रुक गए। मैंने जमीन पर पड़े ली हाओ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी नजरें भीड़ के पार उस मोटे लड़के को निगल रही मकड़ी पर टिक गईं। उस राक्षस को भी शायद मुझ में अपनी ही जाति की गंध महसूस हुई, लेकिन एक ऐसे शिकारी की गंध जो उससे भी ऊंचे दर्जे का था। उसने अपने मुंह में आधे खाए मोटे लड़के को उगल दिया और अपने बड़े मुंह से एक धीमी सी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली। उस खतरनाक राक्षस की आंखों में हल्का सा डर नजर आया। मैंने बस इतना ही कहा, ठंडी हवा, और अगले ही पल मेरी परछाई वहां से गायब हो गई। भीड़ को बस इतना महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए धुंधलापन आया हो, और उसके फौरन बाद वो घमंडी मकड़ी अचानक जम गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसकी पीठ पर जा खड़ा हुआ, एक हाथ से उसके बाल पकड़े और उसका सिर जबरदस्ती ऊपर उठाया। बहुत गर्मी हो गई है। मेरे दाएं हाथ की हड्डी की नोक ड्रिल की तरह घूमते हुए सीधे उस राक्षस के सिर के ऊपर से घुसी, उसके दिमाग को चीरते हुए ठुड्डी से बाहर निकल गई। वो विशाल राक्षस की लाश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बैंगनी धूल का एक बादल सा उठा, पूरा माहौल खामोश हो गया। मैंने उस राक्षस के सिर से एक हरा क्रिस्टल निकाला, अपने कपड़े से पोंछा और लाश से नीचे कूद गया। वहां मौजूद स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे उस लाश के पास खड़ा देख रहे थे। मेरे पूरे शरीर पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। उनकी आंखों में डर की जगह अब सन्नाटा था, और आखिर में वो एक तरह के जुनून में बदल गया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को पकड़ लेता है। पूरी भीड़ फौरन मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई, जो अभी अभी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनका सगा बाप हूँ। कुछ तो मेरी पतलून पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी सबसे आगे पड़ा ली हाओ अचानक उठने लगा। मैंने एक लात मारकर उसे उड़ा दिया। ली हाओ की सांसें वहीं थम गईं। मैंने घिन भरे लहजे में कहा, कमीना कहीं
का। ठीक उसी वक्त स्कूल बिल्डिंग की तरफ से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। यहाँ की आवाज सुनकर अब एक बड़ा झुंड इस तरफ आ रहा था। तुम सबको शुभकामनाएं, इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। मेरी परछाई गहरे कोहरे में गायब हो गई। पीछे से उन स्टूडेंट्स की बेबस चीखें सुनाई देती रहीं, साथ ही मांस नोचने की भयानक आवाजें भी। लेकिन इन सब आवाजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे दिल की धड़कन डरावनी हद तक शांत थी। मैं तो सोच रहा था कि अगला खाना कहां से मिलेगा। यही तो है दुनिया का अंत, जहां रहम दिल इंसान जल्दी मरते हैं और बेरहम लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का लिविंग सुपरमार्केट ईस्ट कैंपस एंड रेजिडेंशियल एरिया के बीच में था। आम दिनों में ये स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक बड़े शीशे के डिब्बे जैसी बन चुकी थी, जिसमें डरे सहमे बचे हुए लोग बंद थे। सुपरमार्केट का शटर आधा नीचे गिरा हुआ था और शीशे की खिड़कियों को रैक और पानी की बोतलों से बंद किया गया था। बाहर दर्जनों जॉम्बीज बिना थके शीशे पर हाथ मार रहे थे, जिससे खून के निशान और चिपचिपा तरल पदार्थ शीशे पर रह गया था। सुपरमार्केट के अंदर हवा भारी थी। पसीने की बदबू, नूडल्स की खुशबू और हल्की सी पेशाब की बदबू फैली हुई थी। तकरीबन 50 लोग वहां जमा थे। भीड़ के बीचों बीच एक सफेद ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, चेहरे पर डर के निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती छुप नहीं पा रही थी। लिन वेई, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की और मेरी पिछली जिंदगी की भी क्रश। इस वक्त वो एक मेज पर खड़ी थी, हाथ में एक लाउड स्पीकर लिए हुए। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक लीडर वाला रौब था। उसके इशारे पर कुछ मजबूत कद काठी वाले लड़के उसके आसपास ऐसे खड़े थे जैसे वो उसके अंगरक्षक हों। बाकी सबको डांट डपट कर काबू में रखे हुए थे। लिन वेई अपने कंट्रोल में आए इस हालात को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। वो होशियार थी। इस तबाही की दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ सामान ही नहीं, ताकत भी चाहिए होती है, चाहे वो एक अस्थाई सी हुकूमत ही क्यों न हो। अगर हाथ में ताकत है तो मैं ही रानी हूं। तभी अचानक पिछले दरवाजे का फायर डोर जोरदार आवाज के साथ हिल गया। वो मोटा लोहे का दरवाजा ऐसे हिला जैसे किसी बुलडोजर ने टक्कर मारी हो। पूरा फ्रेम टेढ़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? पिछला दरवाजा तो बंद किया था ना। लिन वेई का चेहरा उड़ गया। वो चीख पड़ी, जल्दी करो। कुछ लड़के फौरन उस तरफ दौड़े। तभी धड़ाम की आवाज के साथ फायर डोर पूरी तरह टूट कर उड़ गया। धूल के गुबार में से एक दुबला पतला शख्स फायर सूट पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसने एक फटी पुरानी सफेद टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर अजीब सी बैंगनी नसें उभरी हुई थीं और उसकी आंखों से एक डरावनी ठंडी चमक निकल रही थी। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। सबको लगा कोई जॉम्बी अंदर घुस आया है और सब डर के मारे पीछे की तरफ रेंगने लगे। लेकिन लिन वेई ने उस चेहरे को पहचान लिया, शू जिंगचेन। वो अपनी आंखें फाड़े उसे देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी नजरों में शू जिंगचेन हमेशा से एक चुप रहने वाला गरीब घर का एक ऐसा लड़का था जिसे कोई पूछता तक नहीं था, जो कभी कभी शर्मीली और गुस्से भरी नजरों से चोरी छुपे उसे देखा करता था। बस 1 घंटे पहले ही तो क्लास में वो पागलों की तरह भागा था, लेकिन अभी सामने खड़े शू जिंगचेन से खून और मौत की तेज बदबू आ रही थी। उसकी आंखों में अब कोई शर्म नहीं थी, कोई इंसानी जज्बात तक नहीं बचा था। उसका वो दबदबा बाहर के जॉम्बीज से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने बिना किसी की परवाह किए, मैंने बिना किसी की चौंकी हुई नजरों की परवाह किए सीधे हाई कैलोरी फूड सेक्शन की तरफ बढ़ गया। अभी अभी हुई लड़ाई में मेरी काफी एनर्जी खर्च हुई थी। अभी मुझे इतनी भूख लगी थी कि पूरा एक बैल निगल जाऊं। मैंने एक महंगी विदेशी ब्लैक सेलेरी का पैकेट फाड़ा, बिना चबाए ही पूरा का पूरा मुंह में डाल लिया। फिर एक रेड बुल की केन उठाई, उसे मसल कर सीधे मुंह में उंडेल दिया। लिन वेई के पास खड़ा लड़का झांग छियांग, जो उसका सबसे बड़ा चमचा था और आम दिनों में ताइक्वांडो क्लब का हेड था, इस मौके पर अपनी देवी के सामने खुद को साबित करने के लिए हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। मैं बिना रुके एक और पैकेट बीफ जर्की का फाड़ने लगा। नियम, मैं पलटा, मुंह में बीफ जर्की दबाए, हल्की सी अस्पष्ट आवाज में बोला, यहाँ के नियम किसने बनाए हैं? लिन वेई भी होश में आई। उसने मेरा वो बेखौफ अंदाज देखा, अंदर से थोड़ी घबराई भी, लेकिन मेरे हाथ में कुल्हाड़ी और साफ नजर आती लड़ाई की निशानियां देखकर उसका दिमाग फौरन चलने लगा। उसने तुरंत एक मासूम सा दुखी चेहरा बना लिया और नरम आवाज में बोली, सॉरी, झांग छियांग सीधा बोलने वाला है, बुरा मत मानना, लेकिन बाहर इतना बवाल मचा है, हम सबको साथ रहना होगा। तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो कमाल की लगती हैं। अगर तुम गार्ड टीम ज्वाइन करना चाहो तो मैं तुम्हें डिप्टी लीडर बना सकती हूँ और सामान भी डबल मिलेगा। ये उसकी पुरानी चाल थी। पिछली जिंदगी में इसी तरीके से उसने न जाने कितने लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मैं हंस पड़ा। हंसते हंसते मेरे कंधे कांपने लगे। डिप्टी लीडर,
डबल सामान। मैं धीरे धीरे लिन वेई की तरफ बढ़ा। झांग चियांग ने रोकने की कोशिश की। मैंने बस हाथ हिलाया और तड़ाक की आवाज के साथ झांग चियांग का 90 किलो का मजबूत शरीर किसी टूटे खिलौने की तरह उड़ गया, सीधे रैक से जा टकराया। उसकी आधी हड्डियां वहीं चकनाचूर हो गईं। वो चीख तक नहीं पाया, बेहोश हो गया। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। जो लड़के अभी अभी कुछ करने की सोच रहे थे वो सांप की तरह पीछे सिकुड़ गए। ये क्या इंसान है भी या नहीं? एक ही हाथ में ताइक्वांडो क्लब के हेड को उड़ा दिया। मैं लिन वेई के सामने पहुंचा। लिन वेई का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो मेज पर गिरते गिरते बची। कांपती आवाज में बोली, शू जिंगचेन, हम तो क्लासमेट हैं। तुम तो पहले मुझे पसंद करते थे ना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिन वेई की नाजुक ठुड्डी पकड़ ली। मेरी उंगलियां लोहे जैसी ठंडी थीं। उंगलियों की हड्डी की नोक हल्की सी बाहर निकली और उसकी नाजुक गर्दन की बड़ी नस पर जा टिकी। पहले वाला शू जिंगचेन वाकई अंधा था। मैं उसके कान के पास झुका। मेरी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। मैं तुम्हें एक असली नियम बताना चाहता हूँ। इस तबाही की दुनिया में ताकतवर की मेहरबानी को कहते हैं वरदान और कमजोर की मांग को कहते हैं खुद अपनी मौत बुलाना। ठीक उसी वक्त सुपरमार्केट के मेन गेट की वो पहले से कमजोर शीशे की दीवार अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज के साथ हिल गई। तकरीबन 3 मीटर लंबा एक विशाल जॉम्बी दरवाजा रोक रहे रैक्स को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। इस जॉम्बी की पूरी त्वचा धातु जैसी काली सफेद रंग की थी। उसकी दोनों बाहें पिघलकर 2 विशाल हड्डियों में बदल चुकी थीं। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। टूटे हुए दांतों में कपड़ों के फटे टुकड़े फंसे हुए थे। बोन क्रशर आ गया। राक्षस अंदर आ गया। पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। सब चीखते हुए पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगे। भगदड़ में कई लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। प्लीज मुझे साथ ले चलो। उसे पता था सिर्फ यही आदमी जिंदा बच सकता है। मैंने नीचे झुककर डर से कांप रही लिंग वेई को देखा। मेरी आंखों में एक ठंडी सी चमक आई। मैंने अचानक लिंग वेई के बालों को पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में उसने मुझे धक्का दिया था। मैंने भी उसे उतनी ही बेरहमी से उस दहाड़ते हुए बोन क्रशर की तरफ धकेल दिया। पिछली जिंदगी में जो घमंडी लड़की मुझे मौत के मुंह में धकेल गई थी, अब वो एक मक्खी की तरह दीवार से जा टकराई। उसकी पसलियां चकनाचूर हो गईं। खून का फव्वारा फूट पड़ा। लिंग वेई ने राक्षस का ध्यान भटकाया। मुझे बस 2 सेकंड मिले और मैं बिजली की रफ्तार से उछला। दोनों पैर बोन क्रशर के कंधों पर टिकाए। दोनों हाथों की हड्डी की नोक बाहर निकालकर सीधे उसकी धुंधली आंखों में घुसा दी। बोन क्रशर की आधी अधूरी चीख निकली और उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं नीचे उतरा, आदत के मुताबिक क्रिस्टल निकाला, फिर तुरंत रैक से एक ट्रैवल बैग उठाया और सारा हाई कैलोरी खाना उसमें भर लिया। ये सब करने के बाद मैंने कोने में तड़प रही लिंग वेई की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली। वो शायद और शुद्ध दवा की भूखी थी। मेरे कदम अब साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ गए। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का इकोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन, जो पहले उस स्पेशल पुलिस टीम की कब्रगाह बन चुका था, वहां का पुराना माली कोहरे में उस सैकड़ों साल पुराने पेड़ के साथ मिलकर एक टॉप लेवल फॉरेस्ट क्रिएचर में बदल चुका था। उसका वुड टाइप क्रिस्टल मेरे शरीर में मौजूद खतरनाक जहर को स्थिर करने की सही दवा था। बॉटनिकल गार्डन का शीशे का गुंबद बैंगनी काली रेशम जैसी चीजों से ढका हुआ था, जैसे कोई विशाल सांस लेता हुआ पेट हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पैरों तले गिरे हुए पत्ते किसी सड़ी हुई चीज की तरह नरम महसूस हुए। सरसराहट की आवाज के साथ जमीन से अनगिनत बेलें फट पड़ी। उनकी नुकीली नोकें मुझे निगलने के लिए मुंह खोले हुए थीं, लेकिन मेरी पीठ से पहले ही 4 हड्डी के बाल निकल आए थे। सेंटीपीड वाले जीन की बदौलत मुझे ये एक्स्ट्रा फायदा मिला था। फट 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 हमला करने आई बेलें वहीं जकड़ी गईं। बच्चे के रोने जैसी चीखें निकालने लगीं। मुझे बरगद के तने पर एक इंसानी चेहरा उभरता दिखा। उस बूढ़े माली की धुंधली आंखें अब पेड़ की छाल बन चुकी थीं। उसका निचला धड़ पूरी तरह जड़ों में मिल चुका था। अनगिनत हवाई जड़ों पर सूखी हुई लाशें लटकी थीं, जैसे उसने खुद तैयार किया हुआ कोई मीट स्टोर हो। पेड़ के तने से एक भारी गूंज उठी। पूरा बॉटनिकल गार्डन जैसे जिंदा हो उठा। सैकड़ों जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकली। हवाई जड़ों ने आसमान तक एक जाल सा बना दिया। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, अनदेखा करते हुए प्रीडेटर एरिया एक्टिव कर दिया। बैंगनी जहर मेरे इंसानी शरीर से फूट पड़ा। जो भी जड़ें उसके संपर्क में आईं, वो तुरंत गलकर मिट्टी बन गईं। मैं उस जहर के बीच से गुजरता गया। मेरे चारों हड्डी के बाल किसी मीट ग्राइंडर की तरह चल रहे थे। हरी पत्तियां तूफान की तरह उड़ने लगीं। मार डालो। मैं सीधे उस पेड़ के तने तक पहुंचा। दाहिने हाथ की प्राचीन ब्लेड से उस इंसानी चेहरे पर वार किया।
किया। ट्री डेमन दहाड़ते हुए हवाई जड़ों की ढाल बनाकर बचा, लेकिन मेरी ब्लेड पर न्यूरोटॉक्सिन लगा था। जैसे ही ढाल कटी, जहर उसकी नसों में तेजी से फैल गया। वो जकड़ गया। आखिर पौधे की नसें भी तो नसें ही होती हैं। मैंने तने पर पैर रखा, ब्लेड उसके माथे के बीचों बीच घुसा दी। एक पन्ने के रंग जैसा क्रिस्टल मेरी हथेली में आ गिरा। पूरा बॉटनिकल गार्डन पलक झपकते सूख गया। मैंने वो क्रिस्टल चबाया। एक ठंडी ताजगी भरी जिंदगी की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। पीठ पर जबरदस्ती हड्डी के बाल निकालने से जो घाव बना था वो आंखों के सामने ही भरने लगा। और मैं उस ट्री डेमन की जड़ों के पास मलबे में मुझे उसी स्पेशल पुलिस टीम का बचा हुआ सामान मिला। एक 95 राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और खून से सना एक नक्शा। नक्शे में लाइब्रेरी की जगह पर एक खोपड़ी बनी हुई थी। बगल में छोटे अक्षरों में लिखा था, ये उनका अड्डा है, पास मत जाना, वो अंडे से बच्चे निकाल रहे हैं। ट्रांसलेशन फैक्ट्री समय से पहले ही सामने आ गई थी। मैंने टैक्टिकल बैग अपनी पीठ पर बांधा और लाइब्रेरी की तरफ नजर घुमाई। वहां के मलबे के नीचे मेरा इंतजार करते और भी क्रिस्टल पड़े थे, लेकिन मैं सीधे लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर 2 अलग अलग ताकतें टकरा रही थीं, सेंटीपीड का जहरीला असर और ट्री डेमन की जीवनी शक्ति। मेरी त्वचा कभी बहुत ठंडी हो जाती, कभी बहुत गर्म। हड्डियों के अंदर से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें आ रही थीं। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं अपना दूसरा इवोल्यूशन पूरा कर सकूं। मैंने एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर तकरीबन 20 स्टूडेंट्स कोने में दुब के बैठे थे। पीछे की तरफ खिसक जाओ, जिसने भी जरा सी आवाज निकाली मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। वो सब डरे हुए चूहों की तरह क्लासरूम के पिछले हिस्से की तरफ रेंगते चले गए। मैं टीचर के प्लेटफॉर्म पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद की और अपने अंदर की एनर्जी को गाइड करने लगा। दर्द, ऐसा दर्द जैसे शरीर फट रहा हो। मेरे दिमाग के बीचों बीच सिस्टम का मैसेज उभरा, कृपया इवोल्यूशन डायरेक्शन चुने। ए स्पीड टाइप शैडो असैसिन, बी स्ट्रेंथ टाइप जायंट स्पिरिट, सी डिफेंस टाइप बोन टायरेंट। पिछली जिंदगी में मैंने ए चुना था। इस बार मुझे ऐसा बनना है जो झेल भी सके और मार भी सके, सबको कुचल दे। मैंने सी चुना। मेरी रीढ़ की हड्डी बेतहाशा बढ़ने लगी। सफेद हड्डी की नोकें डायनासोर की पीठ जैसी त्वचा फाड़कर बाहर निकली। काला चिटन जैसा कवच सीने से शुरू होकर कंधों और जांघों तक फैल गया, जिस पर बैंगनी रंग की नसें उभरी हुई थीं। मेरी उंगलियां लंबी हो गईं, नाखून धातु जैसी ताकत में बदल गए। माथे के दोनों तरफ छोटे छोटे सींगों जैसी शुरुआत नजर आने लगी। दूसरा इवोल्यूशन पूरा हुआ, बोन टायरेंट। नई एबिलिटीज मिली, बोन आर्मर, पॉइजन मिस्ट ऑरा और 300% स्ट्रेंथ बूस्ट। मैं खड़ा हुआ, मेरे हड्डी के कवच से कट कट की आवाज आई। अब मेरा एक मुक्का दीवार तक तोड़ सकता था। धड़ाम, क्लासरूम का पिछला दरवाजा टूट गया। एक सेकंड स्टेज का स्टिचर अंदर घुस आया। उसके 3 सिर और 7-8 हाथ थे। कई लाशों को जोड़कर बनाया गया एक भयानक जीव। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा, उसे अपनी तरफ दौड़ते देखता रहा। उसके ढेर सारे हाथों को अपने सीने पर पड़ते देखता रहा। रोको, मेरा हड्डी का कवच चमक उठा। उसका वार सिर्फ मेरे कवच पर एक हल्का सा सफेद निशान छोड़ पाया, बस इतना ही। बहुत कमजोर हो, मेरा कवच तोड़ भी नहीं पाया। मैंने एक ही मुक्का मारा, बीच वाले सिर पर पूरी ताकत से। धड़ाम, तरबूज फटने जैसी आवाज आई। स्टिचर का आधा शरीर उड़कर दीवार से जा टकराया। एक ही वार में काम तमाम। मैंने वहां बैठे एक स्टूडेंट की तरफ चाकू फेंका। जिंदा रहना है तो इससे ज़ॉम्बीज़ को मारना सीख लो। फिर मैं क्लासरूम से बाहर निकल गया। गलियारे में और भी जोरदार दहाड़ें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी की ताजपोशी की तोपें चल रही हों। मैं चौथी मंजिल पर आर्ट डिपार्टमेंट के हॉस्टल की तरफ बढ़ा। यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। कारपेट खून से पूरी तरह भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पैर रखते ही धंस जाएगा। मोजार्ट और बीथोवन की तस्वीरें खून के छींटों से सनी थीं, जैसे वो खुद रो रहे हों। मेरे कानों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। सबसे अंदर वाले रिहर्सल हॉल से एक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रही थी। ये किसी माइंड टाइप म्यूटेशन के आने का इशारा था। माइंड टाइप के क्रिस्टल स्ट्रेंथ टाइप से 10 गुना ज्यादा दुर्लभ होते हैं और मेरे शरीर में मौजूद उस उलझी हुई ताकत को काबू में करने के लिए बेहद जरूरी थे। मैंने साउंड प्रूफ दरवाजा खोला। अंदर एक स्तंभ पियानो के सामने टक्सीडो पहने डिपार्टमेंट हेड बैठा था। उसकी तर्जनी उंगली सैकड़ों मसल्स फाइबर में बदल चुकी थी। पियानो के चारों तरफ तकरीबन 20 स्टूडेंट्स की लाशें घुटनों के बल गिरी पड़ी थीं। उनके सारे छिद्रों से खून बह रहा था। कानों के पर्दे फट चुके थे। साउंड वेव्स ने उनके दिमाग को अंदर से चकनाचूर कर दिया था। डिपार्टमेंट हेड ने पियानो की चाबियां दबाईं। हवा एक अजीब तरीके से मुड़ने लगी, जैसे पारदर्शी झाग की लहरें उठ रही हों। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाकर रोका। मेरा हड्डी का कवच कांपने लगा। उस पर हल्की सी दरारें उभर आईं। साउंड वेव्स को ठोस बनाना दिलचस्प है। उसने मुंह खोलकर एक तेज चीख जैसी आवाज निकाली। तीखी साउंड वेव्स की एक लहर बुलेट प्रूफ शीशे को चूर चूर कर गई। झूमर नीचे गिर पड़ा। मैं उस आवाज
आवाज की लहर के खिलाफ आगे बढ़ता गया। त्वचा से खून रिसने लगा, अंदरूनी अंग कांपने लगे, लेकिन मेरे अंदर मारने की इच्छा कम नहीं हुई। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, उसकी 10 उंगलियों की हड्डियां पियानो की चाबियों से निकलकर सर्जिकल चाकू की तरह मेरे सीने की तरफ आईं। मैंने अपना शरीर फर्श के समांतर झुकाया, अपना दायां हाथ मुट्ठी बनाकर बैंगनी जहर के साथ नीचे से ऊपर की तरफ वार किया। कड़ाक, वो कीमती स्टीनवे पियानो 2 टुकड़ों में बंट गया, साथ ही उसका निचला आधा शरीर भी। तुम्हारा संगीत बहुत बेसुरा है। मैंने उसकी छाती पर पैर रख दिया, एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। एक टॉप लेवल साउंड वेव क्रिस्टल, हल्के नीले रंग की चमक वाला, मैंने उसे निगल लिया। एक ठंडी बिजली सी दिमाग में दौड़ी, मेरी सुनने की ताकत और बढ़ गई। अब मुझे नीचे की मंजिल में खून बहने की आवाज तक सुनाई देने लगी। मेरी नजर कोने में रखी एक लोहे की अलमारी पर पड़ी, वहां से किसी की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। बाहर आओ, मैं अच्छे लोगों को नहीं मारता। अलमारी का दरवाजा कांपते हुए खुला। मुझे मत मारना। अंदर एक स्क्रीन पर लाइब्रेरी के अंदर का थर्मल इमेज दिख रहा था। अनगिनत लाल बिंदु वहां पल रहे थे और उस तस्वीर के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल खून जैसा लाल आकार डरावनी ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। वो सिर्फ जॉम्बीज पैदा नहीं कर रहा, वो एक पूरी फौज तैयार कर रहा है। मुझे पता है अंदर कैसे जाना है और उसकी कमजोरी भी पता है। तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे? मैंने एक रिवर्स साउंड वेव कैंसलर बनाया था। उसने वो टूटी फूटी डिवाइस उठाकर दिखाई। ये सिर्फ 30% असर कम करती है, लेकिन जान बचाने के लिए काफी थी। टैलेंट है तुम में? तुम्हारा नाम क्या है? चेनमो, फिजिक्स डिपार्टमेंट का टॉपर। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, यहीं छुपकर बैठे रहो या इस टूटी डिवाइस के साथ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम अभी अभी हॉस्टल से बाहर निकले ही थे कि बाहर से तोपों की जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये कोई बादलों की गरज नहीं थी, ये फौज की लंबी दूरी की रॉकेट तोपें थीं। क्षितिज पर एक काला सैलाब उमड़ रहा था। ये तोपों से खदेड़ा गया लाखों जॉम्बीज का रेला था जो यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ बढ़ रहा था। असली नर्क अब शुरू हुआ था। मैंने उस जॉम्बी सागर की तरफ देखा। मेरी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, बस वो जोश था जो एक शिकारी को झुंड में चलते जानवरों को देखकर आता है। तुम्हारा ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकता है? तकरीबन 2 किलोमीटर, लेकिन सिग्नल बैंगनी कोहरे की वजह से गड़बड़ हो सकता है। इतना काफी है। मैंने कैंपस के बीचों बीच खड़े क्लॉक टावर की तरफ इशारा किया। वहां चलो, मुझे इन मेहमानों के लिए एक स्वागत तोहफा तैयार करना है। बैंगनी कोहरे आए 4.5 घंटे हो चुके थे। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी पूरी तरह आइसोलेट कर दी गई थी। फौज ने झुलसी हुई जमीन की रणनीति अपनाई। 2 किलोमीटर दूर एक क्लाउड बॉम्ब फटा। आग का गोला पूरी सड़क को निगल गया। धमाके की लहर ने इमारतों के शीशे तोड़ डाले। जॉम्बीज का सैलाब कुदरती तौर पर ठंडी जगह और ज्यादा जिंदा लोगों वाली तरफ बढ़ता है, यानी हमारी तरफ, यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ। मैं और चेनमो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़े उड़ा रही थी। भाई, सामने पूरा आग का समंदर है। जॉम्बीज इधर भाग रहे हैं। कम से कम 1 लाख। पूरे ईस्ट जियांगचेंग का जॉम्बी सैलाब इधर ही आ रहा था। मेरी नजरों के सामने उस सैलाब में 10-12 सेकंड स्टेज के डायनासोर जैसे राक्षस भी थे और ट्रक जितने बड़े 3rd स्टेज के रॉक लॉर्ड्स भी। फौज इन जॉम्बीज को ताकत से एक तय जगह की तरफ खदेड़कर एक झटके में खत्म करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। मैं पलटा, छत की तरफ देखा। वहां दर्जनों केमिकल की बोतलें रखी थीं। चेनमो ने साउंड प्रूफ फोम और अल्कोहल से एक फायर बम बनाया था, और सबसे जरूरी चीज, एक पारदर्शी सील बंद थैली जिसमें उस साउंड वेव म्यूटेंट से निकाला हुआ सेक्स फेरोमोन ग्लैंड रखा था। स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेज के लड़कों का झुंड जमा है। पहले उन्होंने वहां एक बेरहम गुलामों का कैंप बनाया हुआ था। वहां मर्दाना ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जॉम्बीज को सबसे ज्यादा वही पसंद आती है। ये मीट म्यूटेंट का सेक्स फेरोमोन है। आम जॉम्बीज के लिए ये सबसे तगड़ा उत्तेजक होता है। बस इसे स्टेडियम के ऊपर फोड़ना है और जॉम्बीज की मुख्य फौज उधर ही खिंच जाएगी। चेनमो ने हल्के से ऐतराज जताया। चेनमो को नहीं पता था कि स्टेडियम में बचे लोग कितने बेरहम पागल हैं। मैंने उसका चेहरा पकड़ा। नीचे जॉम्बीज पागलों की तरह स्कूल बिल्डिंग पर टूट पड़ रहे थे। चेनमो ने उस नर्क जैसे नजारे को देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। ड्रोन उस खतरनाक मांस के टुकड़े को लटकाए डगमगाते हुए 2 किलोमीटर दूर स्टेडियम की तरफ उड़ चला। स्टेडियम के अंदर गैंग का सरगना सामान के ढेर पर बैठा 2 अधनंगी लड़कियों को बाहों में भरे बियर गटक रहा था। अचानक कांच की छत टूटी। ड्रोन हवा में मंडराया। बैंगनी काले मांस का टुकड़ा बास्केटबॉल कोर्ट पर आ गिरा। छपाक, तेज बदबू पल भर में फैल गई। बाहर जॉम्बीज के सैलाब की मुख्य फौज एक साथ रुक गई। हजारों धुंधली आंखें एक साथ स्टेडियम की तरफ
घूम गईं। दहाड़ हंसी की गूंज आसमान तक पहुंच गई। काला सैलाब स्टेडियम की तरफ बढ़ चला। लोहे का गेट हजारों टन के दबाव में मुड़कर टूट गया। नहीं, बचाओ! चीखें 2 किलोमीटर दूर तक साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ 100 बुरे लोगों की जान की कीमत पर स्कूल बिल्डिंग में फंसे हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी बचाई और साथ ही थर्ड स्टेज के लॉर्ड को शिकार करने का मौका भी पा लिया। अब मैदान खाली हो चुका था। मैंने उस अकेले पड़े राक्षस की तरफ देखा जो जॉम्बीज के बंटने की वजह से अकेला रह गया था। थर्ड स्टेज का जायंट स्टोन लॉर्ड 5 मीटर लंबा, पूरा शरीर पत्थर की परत से ढका, टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट पोल घसीटता हुआ खाली मैदान में हैरान सा खड़ा था। यहीं रुको और देखते रहो, कोई जॉम्बी ऊपर आए तो मार देना। मैंने उसे एक पिस्तौल पकड़ा दी जो मैंने एक सिविल पुलिस वाले से उठाई थी। फिर मैं रेलिंग फांद कर उस पार चला गया। भाई, ये 30वीं मंजिल है। चैन मो की घबराई हुई चीख तेज हवा की साए साए के बीच दब गई। मैं नीचे गिरता चला गया। 20वीं मंजिल पर पहुंचते ही मेरी पीठ से हड्डी के बाल निकलकर दीवार में घुसे और एक हड्डी का खंभा खींच लाए। मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मेरा शरीर पलक झपकते फूलने लगा। हड्डी के कवच ने मुझे पूरी तरह ढक लिया और मैं एक काले हड्डी के दैत्य में बदल गया। आजा! मैंने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके ऊपर उठाए और उस टूटे स्ट्रीट लाइट पोल को जबरदस्ती रोक लिया। धड़ाम धमाके की लहर चारों तरफ फैल गई। घास उखड़ गई, गाड़ियां उलट गईं, मेरे दोनों पैर जमीन में धंस गए। लेकिन मैं रुका नहीं। तेरी ताकत अच्छी है, लेकिन अब ये मेरी हो चुकी है। मेरी पीठ से हड्डी के बाल लंबे होते चले गए, बिच्छू की पूंछ की तरह घूमते हुए उस लाइट पोल को पार करते हुए सीधे उस राक्षस की आंख में जा घुसे। अगर दोबारा जिंदा होकर भी हम सब कीड़े मकोड़े ही हैं, तो मैं इसी मलबे के ऊपर तुम्हारी हड्डियों से अपना तख्त बनाऊंगा। आसमान से दूसरी बार आग के गोले बरसने लगे, हल्की रोशनी में। उस विशाल राक्षस से लड़ता मेरा साया किसी दैत्य के धरती पर उतरने जैसा लग रहा था। एक विशालकाय की मौत और एक चूहे का जश्न। उस जायंट स्टोन लॉर्ड की चीख तोपों की आवाज से भी तेज थी। मेरी हड्डी की नोक उसकी आंख में गहराई तक धंसकर उसकी खोपड़ी को छू रही थी। लेकिन ये थर्ड स्टेज का राक्षस बहुत जिद्दी निकला। गिरने की बजाय वो दर्द में और भी पागल हो गया। उसने पोल छोड़ दिया। अपने दोनों विशाल हाथों से ऐसे मारा जैसे मच्छर मार रहा हो, सीधे अपने ही चेहरे पर लटके मुझ पर। हवा का दबाव बहुत तेज था। मैं उस तूफान के बीचों बीच था, लेकिन मैं ऐसे शांत था जैसे कोई मैथ का सवाल हल कर रहा हूं। ठीक उसी पल जब उसके दोनों हाथ आपस में मिलने वाले थे, मेरी पीठ के चारों हड्डी के अंग सिकुड़े और मैं जैसे किसी कील की तरह उसके सिर से ऊपर आसमान की तरफ उछल गया। धड़ाम! उस राक्षस के दोनों हाथ आपस में टकराए। इतनी जोर की आवाज हुई जैसे बादल फटा हो। उसने खुद अपना ही चेहरा खून से लथपथ कर दिया। हवा में कुछ पकड़ने को नहीं था, फिर भी मैंने अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया। बाहरी हड्डी का कवच ग्रेविटी ओवरलोड मोड में चला गया। दोनों टांगों की हड्डियां 3 गुना मोटी हो गईं। उनका घनत्व चरम पर पहुंच गया, जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। मैंने अपने दोनों पैर जोड़े, वो एक भारी हथौड़े में बदल गए। ठीक उसकी पहले से टूटी हुई खोपड़ी के ऊपर निशाना साधा। फ्री फॉल, साथ में 1000 गुना वजन। झुक जा! धड़ाम! मेरे दोनों पैर सीधे उस जगह पर पड़े जहां हड्डी के बाल घुसे थे। दरारों से भरी उसकी खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मैं आधा शरीर उसकी खोपड़ी में धंसा, उस गूदेदार मांस के अंदर तक घुस गया। वो विशालकाय राक्षस आधे सेकंड के लिए जड़ हो गया, फिर ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ खींच ली हो। धड़ाम की आवाज के साथ वो घुटनों के बल गिरा। उसके घुटनों की हड्डियां चूर चूर हो गईं। मैदान में 2 बड़े गड्ढे बन गए। मैं उस लाल सफेद मांस के ढेर से अपने दोनों पैर बाहर निकालकर उस लाश के ऊपर खून से लथपथ खड़ा हो गया और उसके गर्म कोर को टटोलने लगा। मिल गया, मिट्टी जैसे भूरे रंग का, अंडे के आकार का एक क्रिस्टल। थर्ड स्टेज का अर्थ हार्ट, मिट्टी और ताकत, दोनों टाइप का मिला जुला क्रिस्टल। पिछली जिंदगी में इसी चीज की वजह से 2 बेस के बीच पूरी जंग छिड़ गई थी। मैंने खून पोंछा, इसे अपनी जेब में रख लिया। अभी इसे निगलने का सही समय नहीं था। थर्ड स्टेज का क्रिस्टल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसे पचाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह चाहिए। मैंने ऊपर स्टेडियम की तरफ देखा, फिर क्लॉक टावर की छत की तरफ नजर घुमाई। वहां से ड्रोन गायब था। हवा में बारूद की गंध के साथ कुछ अजीब सी बदबू भी मिली हुई थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। क्लॉक टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर चेन मो जमीन पर पड़ा था। किसी ने उसे पैरों तले कुचला हुआ था। उसका चश्मा टूटकर बिखरा पड़ा था। चेहरे पर खून ही खून था। सिग्नल जैमर टूटकर बिखरा पड़ा था। उसके पुर्जे इधर उधर फैले थे। आसपास 7-8 लड़के पूरी तरह हथियारबंद खड़े थे। सबने एक जैसी काली फौजी वर्दी पहन रखी थी जो सिक्योरिटी ऑफिस से लूटी गई थी। हाथों में राइट शील्ड और डंडे थे। साथ ही 2 92 पिस्टल भी थीं।
घेरे के बीच खड़ा लड़का बालों में करीने से जेल लगाए, सोने के फ्रेम का चश्मा पहने अपने जूते पर लगा खून एक सफेद रूमाल से पोंछ रहा था। गू छेंग, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, एलीट क्लास का नुमाइंदा, तूने तो हद कर दी। मैंने इतने प्यार से तुझे न्यू वर्ल्ड कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया, ये तेरी काबिलियत की इज्जत थी, इज्जत थी, फिर भी तूने मना कर दिया। ऊपर से कहा कि उस शू जिंगचेन का इंतजार करेगा। वो टेरेस के किनारे तक गया, नीचे झांक कर देखा, दूर होने के बावजूद उसे नीचे पड़ी वो विशाल लाश दिख गई। सच में लड़ना आता है इसे, इतने बड़े राक्षस को भी मार गिराया। लगता है इसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। तू पागलपन मत कर, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। चैनमो ने खून की उल्टी करते हुए कहा। शैतान? गू छेंग हंस पड़ा, बड़ी नफासत भरी हंसी। उसने पलटकर चुटकी बजाई। एक हट्टा कट्टा साथी घर में बनाया हुआ क्रॉसबो उठाए खड़ा हो गया। तीर की नोक पर हरा केमिकल लगा हुआ था। मारो मारो मारो। तभी सीढ़ियों से किसी के शांत कदमों की आवाज आई। गू छेंग की आंखों में चमक आई। वो अपने शील्ड लिए खड़े साथी के पीछे हो गया। लोहे का दरवाजा खुला, मैं अंदर आया। मेरा हड्डी का बाहरी कवच अब गायब हो चुका था। त्वचा पर अभी तक सूखा न हुआ खून लगा था। थोड़ा थका हुआ और दुबला सा नजर आ रहा था। आ गया शो भाई। गू छेंग ने फौरन एक नकली मीठी मुस्कान ओढ़ ली, ताली बजाते हुए आगे बढ़ा। अभी अभी वो लड़ाई हमने भी देखी, बिल्कुल जंग के देवता जैसे उतरे हो। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट गू छेंग हूँ। पूरे बचे हुए कॉलेज की तरफ से तुम्हारी इस बहादुरी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सरकारी लहजा और उसका बनावटी दिखावटी अंदाज किसी आम स्टूडेंट को तो फौरन बहका देता, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरी नजरें गू छेंग को पार करते हुए जमीन पर गिरे चेन मो पर जाकर टिक गईं। जिंदा है भाई, सॉरी मैं इसे बचा नहीं पाया। जिंदा है, यही काफी है। मैंने अपनी नजरें वापस गू छेंग पर घुमाई, ऐसे जैसे किसी नाचते हुए बंदर को देख रहा हूँ। हट जा। गू छेंग की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों में हल्की सी बेइज्जती की चमक आई, लेकिन उसने फौरन उसे छुपा लिया। शू भाई इतने ठंडे मत बनो, हालात तो तुम खुद देख ही रहे हो। अकेले जिंदा रहना नामुमकिन है। हमने पहले ही एडमिन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, वहाँ सेफ जोन बना लिया है। वहाँ पानी है, बिजली है, खाना है और खूबसूरत लड़कियां भी। बस तुम हमारे साथ आ जाओ, वो क्रिस्टल और हथियार हमें दे दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी टीम का हेड बना दूंगा। मेरे बाद सीधे तुम्हारा नंबर होगा। मैंने कहा हट जा। मैंने उसकी बात काटी। मेरी आवाज में अब हल्की सी झुंझलाहट थी। मुझे तीसरी बार कहना पसंद नहीं। गू छेंग का चेहरा पूरी तरह उतर गया। तुझे लगता है एक बड़ा राक्षस मार के तू अजेय हो गया? अभी तेरे शरीर में कितनी ताकत बची है? हमारे पास 8 लोग हैं, 2 बंदूकें। उसने अचानक हाथ हिलाया। इसके चारों हाथ पैर तोड़ दो, फिर आग से जलाकर क्रिस्टल के इस्तेमाल का तरीका उगलवाओ। धाए धाए 2 गोलियों की आवाज से छत की खामोशी टूट गई। बंदूक वाले दोनों लड़कों ने ट्रिगर दबाया। गोलियां सीधे मेरे दोनों घुटनों की तरफ आईं। साथ ही क्रॉसबो वाला साथी भी अपना तीर छोड़ चुका था। तीनों हथियारों ने एक परफेक्ट क्रॉस फायर बनाया। गू छेंग के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। चाहे कितनी भी फाइटिंग स्किल हो, बंदूक के आगे सब बेकार है, खासकर आधुनिक हथियारों के आगे। अभी हीरो बनेगा, लेकिन अगले ही पल गू छेंग की मुस्कान चेहरे पर वहीं जम गई। मैं न तो हटा, न ही मैंने कोई बचाव किया। दोनों गोलियां सीधे मेरे घुटनों पर लगीं और स्टील प्लेट से टकराने जैसी आवाज करके वापस उछल गईं। क्रॉसबो का तीर तो मेरी त्वचा तक नहीं छेद पाया, वहीं टूटकर नीचे गिर गया। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। मैंने अपने घुटने पर लगी धूल झाड़ी। वहां की त्वचा पल भर में काले सींग जैसी सख्त परत में बदल चुकी थी। एक खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे मुमकिन है? बंदूक वाला लड़का डर के मारे कांपने लगा। उसकी बंदूक का निशाना डगमगाने लगा। मेरी परछाई अचानक गायब हो गई। हवा तेज हुई। कड़ाक। बंदूक वाले लड़के का हाथ हवा में उड़ता दिखा। उसकी चीख निकलने से पहले ही मैं क्रॉसबो पकड़े लड़के का गला दबा चुका था। जहर से खेलना पसंद है। मैंने अपनी उंगलियों में जोर लगाया। नोक से बैंगनी जहर निकलकर उसकी त्वचा में उतर गया। तो चल, तुझे असली जहर का मजा चखाता हूँ। उस लड़के का चेहरा पल भर में बैंगन जैसा फूल गया। नसें उभर आईं। बेइंतहा दर्द में उसका शरीर मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा, लेकिन उसकी चीख भी नहीं निकल पाई, क्योंकि उसकी आवाज की नस पहले ही गल चुकी थी। बाकी बचे लड़के पूरी तरह टूट चुके थे। ये इंसान है ही नहीं, ये तो इंसान की खाल में एक राक्षस है। किसी ने शील्ड फेंककर पीठ दिखाई और भागने लगा। मैं उनके पीछे नहीं गया, बस जमीन पर बिखरे कुछ पेंच उठाए जो शायद ड्रोन ठीक करने के काम आते होंगे। मैंने अपनी कलाई हिलाई। तेज बारिश की तरह वो पेंच उड़े। भागने वाले सारे लड़के रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये सब 5 सेकंड से भी कम में हो गया। अब छत पर सिर्फ गू छेंग अकेला खड़ा बचा था। उसकी टांगे कांप रही थीं, पैंट गीली हो चुकी थी। अभी अभी वाला उसका सारा रौब गायब हो चुका था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। मेरे पास पैसा है। शहर के बीचों बीच मेरा बंगला
है? पैसा? इस दुनिया में तो ये चीज पॉटी साफ करने के लिए भी कड़ी लगती है। मैंने उसके बाल पकड़े, उसे घसीटते हुए छत के किनारे तक ले गया। नीचे 30 मंजिल की गहराई थी और नीचे अब भी घूम रहा जॉम्बी झुंड। तुझे बड़ा बनना है ना, तो चल तुझे सबसे ऊंची जगह भेज देता हूँ। गू छेंग बेबसी से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने किसी चींटी जितनी थी। मैंने हल्के से धक्का दिया। गू छेंग की परछाई हवा में एक खूबसूरत सी वक्र रेखा बनाते हुए अनंत गहराई में गिरती चली गई। मैं चेनमो के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया। चल पाएगा? चेनमो हैरानी से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक तरह का जुनून भी था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। चल सकता हूँ, बड़े भाई का साथ है तो रेंग कर भी चल लूंगा। तो चल फिर। मैंने दूर उस लाइब्रेरी की तरफ देखा जिस पर अजीब सी नसें फैली हुई थीं। चूहे साफ हो गए, अब असली काम करने का वक्त है। लाइब्रेरी की बाहरी दीवार पर मांस जैसी लाल गुलाबी नसें फैली हुई थीं, जो धड़कती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। मेन गेट पर लगा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम गलकर कबाड़ बन चुका था। जमीन पर एक मोटी चिपचिपी बायोलॉजिकल परत बिछी थी। उस पर पैर रखते ही वो नरम महसूस होती। कभी कभी उसमें से पीले रंग की गैस भी निकलती। मैंने चेनमो को राइट गियर पहनाया, गीले कपड़े से एक साधारण सा मास्क बनाया। बड़े भाई, यहाँ का रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा दिखा रहा है, फिर भी अंदर जाना जरूरी है। देखना है कि आखिर ये फैल क्यों रहा है। चेनमो ने अपनी गीगर काउंटर की सुई को पागलों की तरह उछलते देखा। ये आम रेडिएशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी रेडिएशन है। मुझे पता है ये एक हैचिंग ग्राउंड है। पिछली जिंदगी में ऐसी जगहें सिर्फ इस तबाही के बीच वाले दौर में दिखती थीं। ये हाई लेवल म्यूटेंट्स का पालना होती हैं। यहाँ की हर एक इंच जमीन अनगिनत इंसानी लाशों को पचाकर बनी है और इसके बीचों बीच एक मदर बॉडी पल रही है। आज तुम यहीं गेट पर पहरा दोगे, चाहे कुछ भी सुनाई दे। अंदर मत आना, ये लड़ाई दिमागी हमले से जुड़ी है। तुम्हारा अंदर आना सिर्फ खतरा बढ़ाएगा। ठीक है? चेनमो डरते हुए एक कोने में छुप गया। मैंने गहरी सांस ली और उस मांस भरी जमीन पर कदम रखा। पैरों के नीचे का एहसास बेहद घिनौना था, जैसे अनगिनत कीड़ों पर पैर रखा हो। कोई जॉम्बी झुंड नहीं था। पहली मंजिल का हॉल बिल्कुल खाली था, बस एक अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। लेकिन मुझे पता था यहाँ हर तरफ नजरें मौजूद हैं। चेतावनी, माइंड वेव स्कैन। मेरे दिमाग में एक तेज सीटी जैसी आवाज बजी। सामने का नजारा पल भर में बदल गया। खाली हॉल में अचानक स्कूल यूनिफॉर्म पहने अनगिनत स्टूडेंट्स नजर आने लगे। बिना किसी जज्बात के डेस्क पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे। पन्ने पलटने की आवाज एक साथ, एक अजीब सी यादों जैसी गूंज। ये सिर्फ भ्रम है। मैं मुस्कुराया। ये सेकंड स्टेज की टॉप लेवल माइंड अटैक है। लगता है ये मदर बॉडी अच्छी तरह विकसित हो चुकी है। मैंने अपनी शूरा आई एक्टिव की। बैंगनी लाल रंग की तेज रोशनी फैल गई। सामने का भ्रम पल भर में टूट गया। वो किताबें पढ़ते स्टूडेंट्स असल में मीट की नसों से छत पर लटकी सूखी हुई लाशें थीं। उनके सिर चीरे हुए थे। अंदर गुलाबी रंग के टेंटिकल्स घुसे हुए थे, जो पूरी इमारत के नर्व नेटवर्क से जुड़े थे। भ्रम टूटते ही अंधेरे में छुपा दुश्मन गुस्से से पागल हो गया। चारों तरफ की किताबों की रैक्स फट पड़ी। दर्जनों स्टॉकर टाइप म्यूटेंट्स अंधेरे से छलांग लगाकर बाहर आए। इन राक्षसों की त्वचा नहीं थी, कच्चा लाल मांस बाहर दिख रहा था। दिमाग सीधे हवा के संपर्क में था। उनकी जीभ 2 मीटर लंबी और चाकू जैसी तेज थी। ये उस हैचिंग ग्राउंड के पहरेदार थे, बहुत तेज रफ्तार वाले। दीवारों पर ऐसे चलते थे जैसे शहद पर चल रहे हों। अच्छा हुआ आ गए। मैंने वो थर्ड स्टेज वाला क्रिस्टल 10वां हिस्सा निगल लिया। पूरा तो नहीं पच पाया, लेकिन हड्डियों का घनत्व और ताकत फिर से बढ़ गई। बोन आर्मर पूरी तरह शरीर पर छा गई। कट 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 काला हड्डी का कवच पलक झपकते पूरे शरीर पर फैल गया। चेहरा भी एक डरावने हड्डी के मास्क से ढक गया। बस 2 बैंगनी आग जैसी आंखें बाहर दिख रही थीं। इस बार मुझे कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं थी, बस खालिस ताकत से सबको कुचलना था। एक स्टॉकर हवा में उछलकर मेरी गर्दन की तरफ पंच मारने आया। मैंने एक हाथ से सीधे उसकी निकली हुई जीभ पकड़ ली। इधर आ। मैंने जोर से झटका। स्टॉकर का हल्का शरीर हवा में संतुलन खो बैठा, सीधे मेरे सामने खिंचा चला आया। धड़ाम। हड्डी के कवच से भरा एक जोरदार सिर का वार। उसका खुला हुआ दिमाग वहीं फट गया। इसके बाद मैं जैसे भेड़ों के झुंड में शेर की तरह घुस गया। किताबों की रैक्स के बीच बिजली की रफ्तार से घूमते हुए हर वार के साथ हड्डियां टूटने की आवाज गूंजती। स्टॉकर्स के पंजे मेरे हड्डी के कवच पर बस हल्के सफेद निशान छोड़ पाते, लेकिन मेरा हर पलटवार जानलेवा था। चीरना, कुचलना, तोड़ना। 5 मिनट बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ स्टॉकर्स के कटे फटे शरीर बिखरे पड़े थे। हरा खून जमीन पर बिछी मांस की परत में समा रहा था। मैं उन लाशों के ढेर को पार करते हुए बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वहां की बायोलॉजिकल एनर्जी की तीव्रता
इतनी ज्यादा थी कि जैसे हवा पत्थर बन चुकी हो। नीचे आ मेरे बच्चे, एक ठंडी चिपचिपी सी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। ये कानों से नहीं बल्कि सीधे मेरी सुनने वाली नस को हिलाकर आई थी। खाना चाहती है मुझे, तेरे दांत कमजोर हैं शायद। मैं सीढ़ियां उतरता चला गया। चारों तरफ की रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। बस दीवारों से हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अनगिनत मोटे मांस के खंभे छत को सहारा दिए हुए थे। बीचों बीच 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा एक मांस का गोला था जो एक लय में धड़क रहा था। उस पारदर्शी झिल्ली के पार धुंधला सा एक आकार दिख रहा था जिसका ऊपरी हिस्सा इंसानी औरत जैसा था, लेकिन निचला हिस्सा किसी विशाल कीड़े जैसा राक्षसी था। यह था नियर थर्ड स्टेज का ब्रेन वॉर्म मदर बॉडी। उसके सिर के पीछे से अनगिनत टेंटिकल्स निकलकर पूरी लाइब्रेरी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। मानसिक हमला। मदर बॉडी की चीख के साथ ही एक साफ नजर आने वाली पारदर्शी लहर किसी असली भाले की तरह सीधे मेरे दिमाग पर वार करने आई। यह हमला शरीर की किसी भी सुरक्षा को नजरअंदाज करके सीधे आत्मा पर असर करता था। अगर कोई आम इंसान होता तो पल भर में खत्म हो जाता। मैं दर्द से कराह उठा। मेरी नाक से 2 लकीरों में काला खून बहने लगा। शरीर लड़खड़ाकर एक घुटने के बल गिर गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने ऊपर देखा, मास्क के पीछे से मेरी आवाज में एक पागलपन भरी हंसी थी। अफसोस, मेरी रूह तो पहले ही उस 10 साल के नर्क में सड़ चुकी है। तेरे इस स्तर के वार से इतना दर्द तो मुझे गुदगुदी करने के बराबर भी नहीं है। पिछली जिंदगी के 10 साल मैंने दिन रात असहनीय म्यूटेशन की पीड़ा और दिमागी टॉर्चर झेला है। मेरी इच्छा शक्ति अब लोहे से भी सख्त बन चुकी है। सामने आ। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। अब कुछ भी बाकी नहीं रखा। मेरे अंदर का सारा जहर एक साथ फूट पड़ा। पूरी धरती जहर से भर गई। धाइयां मेरे चारों तरफ बैंगनी जहर पल भर में पूरे बेसमेंट में फैल गया। ये कोई आम जहर नहीं था, बल्कि सेंटीपीड के असली जहर और ट्री डेमन के गिलाने वाले असर का मिलाजुला जहरीला मिश्रण था। शर्र शर्र की आवाज के साथ वो मांस भरी नसें और टेंटिकल्स जैसे ही उस जहर के संपर्क में आए तुरंत सूखने लगे। मदर बॉडी को अब बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने दर्द भरी जोरदार चीख निकाली। अपने आसपास के सारे टेंटिकल्स को काबू में करके तीरों की बारिश की तरह मुझ पर छोड़ दिया। लेकिन इस बार मैं बचा नहीं। मैंने उन असंख्य टेंटिकल्स के बीच सीधे धावा बोल दिया। दर्जनों टेंटिकल्स ने मेरे कंधे, जांघ, यहां तक कि पेट तक को छेद डाला, लेकिन मुझे जैसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मैं इन सब हमलों को झेलते हुए सीधे मदर बॉडी के सामने पहुंच गया। पकड़ लिया। मैंने अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां हुक की तरह मोड़ी और उन्हें मदर बॉडी के नरम पेट में गहराई तक धंसा दिया। उसकी सांसें बेतहाशा तेज होने लगीं। आखिरकार एक हल्की सी आवाज के साथ मदर बॉडी का दिमागी कोर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका वो विशाल शरीर एक बदबूदार गंदे पानी के तालाब में बदल गया। मैंने अपने हाथ छोड़े, पूरा शरीर पीछे की तरफ गिर गया। जोर जोर से सांसें भरने लगा। मेरा हड्डी का कवच अब बदल रहा था। जो पहले पूरा काला था, अब उस पर अजीब सी नीली नसें उभरने लगीं। ये निशानी थी कि उसमें अब माइंड टाइप ताकत भी शामिल हो गई है। निगलना कामयाब रहा। नई एबिलिटी मिली, माइंड शील्ड, टेलीकाइनेटिक टेंटिकल स्टिमुलेशन, ग्रुप कंट्रोल। अभी की स्टेज, सेकंड स्टेज का टॉप लेवल। थर्ड स्टेज के बेहद करीब। मैं उस गंदगी के बीच पड़ा, छत की तरफ देखता रहा। पूरा शरीर घावों से भरा था। दिमाग में जैसे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी हो, लेकिन फिर भी मैं खुशी से मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था इस ब्रेन वॉर्म मदर बॉडी को निगलने के बाद अब मेरी दिमागी ताकत पूरे कैंपस को कवर कर सकती थी। अब जियांगचेंग यूनिवर्सिटी मेरी नजरों में कोई खतरनाक जगह नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी थी जो मेरे लिए पूरी तरह साफ नजर आती थी। मुझे अभी अभी मिली इस दिमागी ताकत की मदद से मैंने सीधे बाहर खड़े चेन मो के दिमाग में अपनी बात पहुंचाई। हम यहीं अपना पहला अड्डा बनाएंगे। तख्त शहर से बाहर निकलता है। ये तो बस शुरुआत है। मैंने आसमान की तरफ देखा। वहां एक और भी विशाल जंग का मैदान और इवोल्यूशन का रास्ता मेरा इंतजार कर रहा था। हमारा सफर तो सितारों और समंदर तक जाने वाला है,